गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो 2026 के 12वीं कक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर जो है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज स्पर्मियोजेनेसिस, ऑप्शन बी इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी इज ऊजेनेसिस और ऑप्शन डी जो है ओव्यूलेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी यहाँ पर जो है क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस के सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में होती है और इसमें स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद स्पर्मेटिड, तत्पश्चात स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ टेस्टिस इनवॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो मानव शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश में सहायता करता है, यानी विच पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो मानव शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश में सहायता करता है। ऑप्शन ए इज टेल, ऑप्शन बी इज नेक, ऑप्शन सी इज एक्रोजोम, ऑप्शन डी इज न्यूक्लियस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो मानव शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी यानी एक्रोजोम। एक्रोजोम में इंजाइम होते हैं जो अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करते हैं। ओके, तो एक्रोजोम शुक्राणु के हेड पर पाया जाता है जिसमें हाइलुरोनिडेज जैसे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की आउटर कवरिंग को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्रोजोम कंटेन्स एंजाइम्स दैट हेल्प स्पर्म पेनेट्रेट एग कवरिंग्स। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो एक्रोजोम इज द पार्ट ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन पेनिट्रेशन ऑफ ओवम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्त बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं।
स्त्री में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, स्त्री में अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? यानी ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन ए इज यूट्रस, ऑप्शन बी इज ओवरी, ऑप्शन सी इज फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी इज सर्विक्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की स्त्री में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरी। ओवम जो प्रोड्यूस होता है कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है। ठीक है, तो oogenesis स्त्री के ओवरी में होती है जहाँ प्राइमरी ओसाइट से मैच्योर ओवम बनता है। तो ओवम इज प्रोड्यूस्ड इन ओवरीज थ्रू oogenesis। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ओवरी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास की तरफ, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है कि ये जो सामान्य 28 दिवसीय मासिक चक्र में ओव्यूलेशन कब होता है? ठीक है, तो ओव्यूलेशन अकर्स ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी सामान्य 28 दिवसीय मासिक चक्र में ओव्यूलेशन कब होता है? ऑप्शन ए जो है 5th डे, ऑप्शन बी 10th डे, ऑप्शन सी 14th डे, ऑप्शन डी 28th डे। ठीक है, 28वां दिन, 14वां दिन, 10वां दिन, 5वां दिन, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सही उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो सामान्य 28 दिवसीय मासिक चक्र में ओव्यूलेशन जो होता है क्वेश्चन नंबर 4 का 14th डे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं ओव्यूलेशन अकर्स ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अचानक बढ़ने से 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल फटता है और ओवम निकलता है। ठीक है, यानी ओव्यूलेशन अकर्स ड्यू टू LH सर्ज अराउंड डे 14, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सामान्य 28 दिवसीय मासिक चक्र में ओव्यूलेशन जो होता है वो 14वें दिन होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? यानी फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन। ओके, तो निषेचन जो होता है कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन, ऑप्शन ए जो है ओवरी, ऑप्शन बी यूटिरस, ऑप्शन इज सर्विक्स, ऑप्शन डी इज एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो इसका जो करेक्ट आंसर, यानी हमारा ये क्वेश्चन है कि निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी यही स्पर्म और ओवम का क्या होता है? फ्यूजन होता है, संलयन होता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्फुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर
सिक्स की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस कोशिका से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस कोशिका से होता है? यानी टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय ऑप्शन ए इज सर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, ऑप्शन सी लेडिक सेल्स, ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव यानी सीक्रेट जो होता है किस कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिग सेल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेडिग सेल इज द करेक्ट आंसर ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव जो होता है वो लेडिग सेल से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिग सेल्स। लेडिक्स कोशिकाएं टेस्टिस में पाई जाती हैं और पुरुष हार्मोन बनाती है, यानी लेडिक सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेवेंथ नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है ना? तो मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए इज स्पर्म फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इज न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स, ऑप्शन सी जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, ऑप्शन डी इज सीमेन सिक्रीशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, यानी द मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन का आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे हो जाएगा। तो मेन फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट और प्रोटीन देती है। ओके, तो सर्टोली सेल्स सपोर्ट एंड नरिश स्पर्म्स। ठीक है, तो इसका मुख्य पार्ट सर्टोली कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो है यानी मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्म्स को पोषण प्रदान करता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ग्राफियन फॉलिकल किसे मुक्त करता है? यानी ग्राफियन फॉलिकल रिलीजेज। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल जो है किसे मुक्त करता है? ऑप्शन ए इज स्पर्म, ऑप्शन बी इज ओवम, ऑप्शन सी इज जाइगोट, ऑप्शन डी इज एम्ब्रियो। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी ओव्यूलेशन के समय फॉलिकल रेप्चर होकर ओवम रिलीज करता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल रिलीज ओवम। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ओवम को रिलीज करता है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। तो निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? यानी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज। ओके,
तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर एम्ब्रियो, ऑप्शन बी इज फीटस, ऑप्शन सी इज जाइगोट, ऑप्शन डी इज ब्लास्टोसिस्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है। ओके, तो आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। स्पर्म प्लस ओवम जो है संलयन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स जाइगोट, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स क्या बनाते हैं, मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में चिपकना कहलाता है। ठीक है, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में चिपकना कहलाता है, यानी अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए इज फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी इज इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी इज गेस्टेशन, ऑप्शन डी इज ओव्यूलेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में चिपकना क्या कहलाता है, यानी अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, यानी भ्रूण का गर्भाशय में चिपकना इम्प्लांटेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भ्रूण का गर्भाशय में चिपकना। ठीक है, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में चिपकना इम्प्लांटेशन, अंतररोपण कहलाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इम्प्लांटेशन निषेचन के कितने दिन बाद होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन निषेचन के कितने दिन बाद होता है, यानी इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इज 2 to 3 days, 4 to 5 days, ऑप्शन सी 6 to 7 days, ऑप्शन डी 14 डेज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो है हमारा इम्प्लांटेशन निषेचन के कितने दिन बाद होता है, यानी इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 11, तो 6 to 7 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चों। इम्प्लांटेशन अकर्स आफ्टर 6 to 7 डेज, फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन अकर्स 6 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसलिए करेक्ट आंसर जो है हमारा 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी 6 to 7 डेज। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। प्लेसेंटा का कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कार्य इन चारों ऑप्शंस में, पांचों ऑप्शंस में कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी इज रिस्पिरेशन, ऑप्शन सी इज एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी इज हार्मोन सिक्रीशन, ऑप्शन डी इज ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, इन पांचों ऑप्शंस में आपको बताना है कि
प्लेसेंटा का जो कार्य है इन पांचों ऑप्शंस में कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं कि प्लेसेंटा का कौन सा कार्य है, यानी विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तब तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ब्लड फॉर्मेशन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और हार्मोन का स्राव होता है, लेकिन रक्त निर्माण का नहीं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी ब्लड फॉर्मेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, और बाद बाकी जो है ये प्लेसेंटा का काम है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। मानव गर्भावस्था की अवधि होती है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज, ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज, ऑप्शन ए इज 200 डेज, ऑप्शन बी इज 240 डेज, ऑप्शन सी 270 डेज, ऑप्शन डी इज 300 डेज। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि मानव गर्भावस्था की अवधि जो होती है वो कितनी होती है, यानी ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज कितनी होती है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 270 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 270 दिन, यानी 9 महीने, 9 साते 3 9 27। ठीक है, तो 270 डेज। ठीक है, तो मानव गेस्टेशन पीरियड लगभग 9 महीने यानी 270 दिन होता है, यानी ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज 270 डेज। ओके, तो मानव गर्भावस्था की अवधि 9 महीने यानी 9 तिया 27 यानी 270 दिन होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। HCG हार्मोन स्राव करता है, यानी HCG हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, ठीक है, ऑप्शन ए इज पिट्यूटरी, ऑप्शन बी इज ओवरी, ऑप्शन सी इज प्लेसेंटा, ऑप्शन डी इज हाइपोथैलेमस। तो HCG हार्मोन का स्राव इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, इन चारों ऑप्शंस में कि HCG हार्मोन का स्राव किस में होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेसेंटा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो HCG हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। HCG प्रेगनेंसी टेस्ट का जो है वो क्या होता है, आधार होता है। HCG जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट का आधार होता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, यानी प्लेसेंटा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन पुरुष सहायक जनन ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन पुरुष सहायक जनन ग्रंथि नहीं है। विच इज नॉट एन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इन मेल्स। ऑप्शन ए इज सेमाइनल वेसिकल्स,
ऑप्शन बी इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी इज कॉपर्स ग्लैंड, ऑप्शन डी इज एड्रीनल ग्लैंड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि निम्न में से कौन पुरुष सहायक जनन ग्रंथि नहीं है प्यारे बच्चों, यानी विच इज नॉट एन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इन मेल्स। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनल ग्लैंड इज नॉट एन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड इन मेल्स, है ना। तो एड्रीनल इंडोक्राइन ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव नहीं, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड इज नॉट एन एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र कौन सा भाग है, ठीक है। तो शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र कौन सा भाग है, यानी एनर्जी सेंटर ऑफ स्पर्म इज, ऑप्शन ए इज हेड, ऑप्शन बी इज नेक, ऑप्शन सी इज मिडिल पीस, ऑप्शन डी इज टेल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र कौन सा भाग होता है, यानी एनर्जी सेंटर ऑफ स्पर्म किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो एनर्जी सेंटर ऑफ स्पर्म इज मिडिल पीस, यानी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मिडिल पीस, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपी बनाते हैं, ठीक है। मिडिल पीस प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिडिल पीस। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, कॉर्पस लूटियम किस हार्मोन का स्राव करता है, यानी कॉर्पस लूटियम सीक्रेट्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी इज प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी इज टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी इज HCG। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि करेक्ट आंसर्स यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, कॉर्पस लूटियम किस हार्मोन का स्राव करता है, यानी कॉर्पस लूटियम सीक्रेट्स कौन सा हार्मोन का स्राव करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो कॉर्पस लूटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोजेस्टेरोन, यह गर्भावस्था बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोजेस्टेरोन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, और ये पूछ रहा है कि सामान्य मासिक चक्र की अवधि होती है, यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज, ठीक है। सामान्य मासिक चक्र जो महिलाओं में होती है उसकी जो अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए इज 21 days, ऑप्शन बी इज 24 days, ऑप्शन डी इज 28 days, ऑप्शन डी इज 35 days। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि सामान्य मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कि सामान्य मासिक चक्र की जो अवधि होती है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 28 डे होती है। 28 दिनों की ये जो मासिक चक्र की अवधि होती है, यानी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन इज 28 डेज, यानी सामान्य मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, ये पूछ रहा है
कि मानव में जुड़वा के प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्विन्स इन ह्यूमन आर। ठीक है, मानव में हम लोग जानते हैं कि जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उनका जो जुड़वा होने का प्रकार किस टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ ट्विन्स इन ह्यूमंस आर, ऑप्शन ए इज मोनोजाइगोटिक या डाइजाइगोटिक, ऑप्शन बी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ऑप्शन सी आइडेंटिकल एंड ट्रिपलेट्स, ऑप्शन डी इज बाइनरी और टर्नरी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो है हमारा मानव में जुड़वा के प्रकार कैसे होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ ट्विन्स इन ह्यूमंस आर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्विन्स इन ह्यूमन आर कैसा होता है, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, यानी एक अंडाणु से मोनोजाइगोटिक और 2 अंडाणु से डाइजाइगोटिक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो इम्ब्रियो को फीटस कब कहा जाता है। ठीक है, तो इम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस आफ्टर। ठीक है, एम्ब्रियो को फीटस कब कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए 4 वीक्स पर, ऑप्शन बी 6 वीक्स, ऑप्शन सी 8 वीक्स, ऑप्शन डी 12 वीक्स। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इम्ब्रियो को फीटस कब कहा जाता है, यानी इम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस आफ्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर जो हो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 8 वीक्स। तो इम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस आफ्टर 8 वीक्स, जब अंगों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आफ्टर 8 वीक्स इम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, इम्ब्रियो को फीटस जो है कब कहा जाता है, 8 वीक्स के बाद। ठीक है, 8 वीक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहेगी। ओके, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल जरूर रखें। फिर मिलते हैं नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।